कैटेगरी नेक्स्ट डे मुझे कुछ कैश इन हैंड आया था, उसको भी आपने काउंट फॉर नहीं किया, सो नो एडवर्स इन्फ्लुएंस इज रिक्वेस्टेड टू बी ड्रॉन। ऑफिसर क्या कह रहा है? Contention is not found correct. The taxpayer has tried to explain the negative cash entry by dragging into picture the cash out of cash book maintained at plant and cash book related to the retail outlet. However, all the three cash books do not show any intra cash book transaction. कह रहे थे कि आपने इस चीज का बेनिफिट लेना था कि एक कैश बुक प्लांट की थी, एक हेड ऑफिस की थी और रिटेल आउटलेट्स की, और आपने प्लांट पे या हेड ऑफिस पे जहाँ पे कैश कमिट किया है वहाँ पे आपके हाथ में इतना कैश नहीं था, और आप कह रहे हैं कि जी दूसरी जगह से दूसरे ऑफिस से मुझे वो कैश आया है, तो फिर ये एंट्री आपकी कैश बुक में एंटर होनी चाहिए थी। 20 रुपीज़ मेरे पास प्लांट में पड़े हुए थे, 30 रुपीज़ का कैश मुझे रिटेल आउटलेट से आया, तो वो एंट्री आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी थी कि इंट्रा कैश बुक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मुझे वहाँ से एक्स्ट्रा कैश आ रहा है। ये नहीं कि आप कहें जी 20 रुपीज़ इधर से काउंट करें, 30 रुपीज़ उस कैश बुक से काउंट करें, और जो एक्सपेंस मैंने यहाँ पे 50 का किया है उसको आप जस्टिफाई करें कि जी इस कैश बुक में 50 का एक्सपेंस ऐसे किया कि 20 इस कैश बुक में था और 30 उस कैश बुक में था। नहीं, वो कह रहा जी अगर ऐसे था तो फिर उस कैश बुक के पैसे पहले इधर आते ताकि 20 + 30 50 बनते और फिर 50 का एक्सपेंस आपका जस्टिफाई होता। तो ऐसे नहीं है कि आपने कहा और मैंने मान लिया। All the three cash books do not show any intra cash book transactions. The expense has been paid through cash book maintained at head office, and there is no justification and evidence that cash from the above two books maintained at plant was utilized. Further, cash inducted on next date. कहते हैं बाकी जो आपको पेमेंट आई है, एक्सपेंस आपने 30th को किया है, नेक्स्ट पेमेंट जो आपको 1 नवंबर को आ रही है वो मैं बैक में तो नहीं आपको उसका इफेक्ट दे सकता। एक्सपेंस आप एक दिन पहले कमिट कर चुके हैं, कैश अगले दिन आ रहा है, तो हाउ कम मैं आपको बैक डेटेड उसका इफेक्ट दे दूं? Therefore, contention of the taxpayer is rejected. Again, 107, the aggregate expenses of 4,46,000 relates to November 22nd and 23rd, which have been clubbed and stated in notice as relating to November 22. वो कह रहे हैं जी आपने मुझे जो कन्फ्रंट कराया है वो एक दिन का एक्सपेंस नहीं है, आपने 22nd और 23rd 2 दिनों से एक्सपेंस उठाया और मुझे एक दिन की एंट्री कन्फ्रंट कराई है। As at November 22nd, the opening balance of the cash book was 4,39,000 instead of 3,39,000. वो कह रहा है कि आपने मेरा ओपनिंग कैश भी गलत उठाया, मेरा ओपनिंग कैश 22nd को 449 था, 339 नहीं था, आपने फिगर गलत उठाई है। Thereafter, during November 22nd, same day, November 22nd से लेकर 23rd तक a cash of 3,79,000 was inducted, while cash to the tune of 5,46,000 was expensed, thereby showing a balance amount of 2,70,000. वो कहता है जी मेरे पास तो उल्टा 271 का एक्सेस बैलेंस था। Therefore, departmental contention that expenses have been made out of book is baseless. डिपार्टमेंट कहता है कि जी इट इज़ नोटेड दैट ऑन 22nd टोटल कैश अवेलेबल वॉज 4,39,000. उसने उसकी बात मान ली कि ठीक है ओपनिंग कैश की फिगर हमारी ठीक है, आउट ऑफ विच एन अमाउंट ऑफ ₹100,000 वॉज पेड एज जनरल इम्पोर्ट क्रिएटेड, लीविंग द बैलेंस डिस्बर्सेबल अमाउंट एट 3,39,000. However, the taxpayer on the same date made further payment of 4,28,000, leaving a payment of 89,000 out of unexplained cash. यानी अभी भी आपका ये unexplained cash रह जाता है. On the next date, 23rd, further payment was made 17,900. However, the same stood adjusted against incoming cash on 23rd. कह रहे जी नेक्स्ट डेट आपने एक और पेमेंट की है, लेकिन चलें उसको मैं अकाउंट फॉर कर लेता हूँ क्योंकि सेम डेट के अंदर 3,79,000 मजीद आ गए थे, तो चलें वो एंट्री तो एक्सप्लेन हो गई। 22nd को यू आर आउट ऑफ कैश बाय 89,000 जिसका आपने एक्सपेंस कमिट किया है और वो अनएक्सप्लेन है। अच्छा जी, एक दो और हैं इधर आपको कैश बुक, क्योंकि हम काफ़ी अर्सा हो गया कैश बुक को आप देखते नहीं हैं। जिस ज़माने में हाजी साहब को याद होगा कि पुराने जो केसेस होते थे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर जो मंगवाते थे वो था जी कैश बुक, और उसमें वो डेली बेसिस पे कंपनी का कैश इन और आउट, और वहाँ पे अक्सर कोई ना कोई एंट्री पकड़ी जाती थी कि जी आपका ये कैश यहाँ पे आउट हो गया। तो अब ये वो रजिस्टर है जिसको मेरे ख्याल में हम बहुत कम ही मंगवाते हैं शायद अपना, कि जी कैश बुक्स अपनी दिखाएँ अपना।
अच्छा जी, एज एट December 31st 2012 द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश stood at 63,000. Aggregate expenses were 1,59,000, but these expenses वो कह रहे हैं कि जनाब they relate to 1st of January and 2nd of January which have been clubbed. Again उस पर चार्ज दिखा रहा है कि जी आपने 2 दिनों के expenses January 1st और January 2nd के क्लब करके मुझे हिट करने की कोशिश की है. Thereafter during January 1st to January 2nd cash of 1 million was inducted. वो कहता है जी एक तो आपने मुझे 2 दिनों के एक्सपेंसेस क्लब करके एक दिन में डालने हैं. बिसाइड्स दैट 1st of January को मेरे पास 1 मिलियन का कैश मजीद आया. ऑलरेडी मेरे हाथ में 63,340 का ओपनिंग बैलेंस था. तो कह रहा है कि जी was inducted while cash to the tune of 1 million was inducted, while cash to the tune of 159 was expensed, thereby showing a balance amount of 903,000. तो कहता है जी मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड नहीं था. टैक्स पेयर क्या कह रहा है? ऑफिसर कहता है the cash book shows that as on 1st of January total cash was available in the cash book at 63,000. ठीक है जी, ओपनिंग कैश आपका यही था. However, the taxpayer managed to make payment in cash of rupees 79,000. Thus, excess payment of cash out of unexplained sources was 16,500, which is added to your income. Subsequent जो आप कह रहे हैं कि जी जो 1 मिलियन आपको आया, वो कह रहे हैं जी ये 1st of January को नहीं आया, ये 1 मिलियन आपका 2nd को आया था, तो इसलिए मैं आपको इसका बेनिफिट नहीं दूंगा. इसी तरह ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस और हैं, ये आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा. एक ऑब्जर्वेशन थी और वो खुद देख लीजिएगा. अब फाइनली 1-2 और हैं 111C की, तो फिर हम उसके फ्रेमवर्क को मैं जल्दी से डिस्कस करूँ. As per voucher number Frana, salary paid to Mr. Naseem was 1,20,000, whereas the amount recorded in salary register was 30,000. तो कह रहा है कि जी रजिस्टरों में आप कम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वाउचर से आप पकड़े गए कि आपने असल सैलरी जो उसको दी थी वो 1,20,000 थी. चूँकि ये ऑफ द बुक ट्रांजेक्शन है तो ये आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश है. Similarly, salary paid to Mr. Usman Yusuf through bearer checks. Bearer checks means कि आपका ओपन चेक है which is equivalent to cash. तो वो 21M में उसने हिट किया, पहला 111C में और दूसरा 21M में कि जी 15,000 से ऊपर लिमिट थी, अब शायद 25,000 होगी भी है. अच्छा जी, concealed imports. As per column number 17 of the return and annexure, you can also calculate it from the GDs or working back of the tax deductions attached with the return. No imported material has been declared. However, perusal of the sale tax returns for the year under consideration revealed that you have imported goods worth 1.2 billion. Non-declaration of imported goods in the return means that you have concealed your cost of imports, which calls for addition under section 111C. अच्छा जी, ये B होगा, C होगा, D होगा, इसको बाद में देखते हैं. टैक्स पेयर क्या कहता है जी इस पे? On behalf of the company, we clarified that all the raw materials, goods, whether procured locally or imported, have been reported in the income tax return. Together in the column relating to local purchases, वो कहता है जी मेरे अकाउंटेंट ने गलती से import वाली वो फिल नहीं किया, उसने सारी ही local purchases में गलती से एंट्री क्लब करके डाल दी. This disclosure is in line with the audited financial statements and the underlying books of accounts, wherein all purchases without differentiating as to the local or imported materials / goods were recorded in the combined ledger accounts. Due to voluminous transactions, it is not possible to readily identify the precise cost relating to imported raw material and goods, and that is why the entire cost of relating to raw materials both purchased locally and imported have been clubbed together. वो कहता है जी रिकॉर्ड बड़ा वॉल्यूमिनस था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इंपोर्टेड को अलहदा लिखूँ, उसको अलहदा लिखूँ, तो मैंने क्लब करके सारा टोटल लिख दिया अपना. The total purchases on account of raw material, furnished materials that were disclosed at 4 billion in the income tax return also includes the expenditure incurred by the company on the imported raw materials. This fact can be verified from the perusal of same monthly sale tax returns which have been made the basis for raising very observation. अब ये ज़रा गौर से पढ़िएगा कि इसकी लाइन ऑफ डिफेंस को टैक्स पेयर ऑफिसर किस तरह तोड़ेगा. The company also declared its local purchases of raw materials and finished materials in its sale tax return, which is requirement for the sale tax law, in addition to declaration of imports and other local purchases that are reported under the heads as fuels, utilities, stationery and flana flana. You would surely appreciate that the foresaid amount could cover both imports. अब देखें हम ऑफिसर क्या कहता है इसका कि ये अच्छा आपने क्लब करके लिख दी हैं और बहुत वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड था.
FPR has prescribed the format of the return under the income tax rule 2002 और उसके मुताबिक आपने सेपरेट करके लिखनी थी। उसने कहा जी आपकी अकाउंटिंग का जो भी फॉर्मेट है, मेरी रिटर्न एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आपने मुझे सेपरेट करके देनी थी, लोकल और उसको क्लब करके नहीं लिखना था। It is interesting to note that the company claims to comply with sale tax law by declaring imports and local sales separately। कहता है मुझे आप कहते हैं कि जी वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड था तो इसलिए मैंने इनकम टैक्स में क्लब करके लिख दिया, जबकि सेल टैक्स में आप इंपोर्टेड की जो फिगरें हैं वो अलहदा करके लिख रहे हैं। तो एक जगह तो आपके पास रिकॉर्ड ऐसा है कि आप सेपरेट करके डिक्लेरेशन दे रहे हैं सेल टैक्स की रिटर्न में, इनकम टैक्स के वक्त आप ये बहाना बना लेते हैं यानी जी रिकॉर्ड वॉल्यूमिनस था तो इसलिए मैंने चीज़ें क्लब करके लिख दी हैं। It is interesting to note that the company claims to comply with sale tax law by declaring imports and local sales separately, but declines the same treatment in the income tax return. How it can declare correct value of imports in the sale tax return and it is unable to give correct figures of same in the income tax return? The obligation has not been fulfilled, which logically means that the taxpayer has declared nil imports in the return and cost of imports identified by the department has been concealed by the taxpayer. The taxpayer, in an effort to cover the cost of imports, have made specific reference to sale tax returns and contended that the imports and local purchases would tally with the overall cost declared in the accounts. This contention of the taxpayer has also proved wrong, as the purchase cost of various items declared in the sale tax return is far more than the purchases declared in the। कहते हैं जी जो आपने कहा है कि मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें सेल टैक्स रिटर्न के अंदर क्लब करके लिखी हुई हैं, अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँ तो तब भी आपका वो आउट हो जाता है और उसने नीचे बनाया हुआ है। कहते हैं जी आपका रॉ मटेरियल जो था ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेज़ किया है 5 बिलियन, स्टोर जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किए 176 बिलियन, फ्यूल एंड पावर जो आपने परचेज़ किया है वो 833 मिलियन, R&D एक्सपेंसेस आपके 123 मिलियन, रिपेयर और मेंटेनेंस 27, टोटल परचेजेस आपकी 6.2 मिलियन है, विज़ावी परचेजेस डिक्लेयर्ड इन सेल टैक्स रिटर्न इज 5.29 बिलियन। तो इन दोनों को भी कंपेयर करूं तो आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा वो 957 मिलियन का। तो कहता है कि जी आपके अगर मैं आप ही की बात मान लूँ कि चलें वहाँ पे क्लब करके लिखा हुआ है तो फिर मैं जो सेल टैक्स में टोटल परचेजेज हैं और इनकम टैक्स में जो टोटल परचेजेज हैं वो तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी डिफरेंस आ रहा है उसने 957 मिलियन का। अब इसको उसको रिकंसाइल कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल R&D एक्सपेंसेस में भी इसके अंदर आपकी कुछ सैलरी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है, अगर आपने उसको क्लब करके सैलरी में इकट्ठा नहीं लिखा हुआ तो मे बी R&D के कुछ एक्सपेंसेस, अगर तो इक्विपमेंट वगैरह तो फिर तो दोनों जगह पे आना चाहिए। एनीवे अब उसने कहा कि जी ठीक है फिर ये 957 रिकंसाइल करते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी एक जगह क्लब करके जगह लिखा और एक जगह नहीं लिखा तो ये तो दोनों बराबर आने चाहिए। इसकी रिकंसिलेशन और माइंडेड कि रिकंसिलेशन तक करते वक्त आपने वो सारे फैक्टर्स याद रखते हैं कि सेल टैक्स में असेस्ड वैल्यू आती हैं इंपोर्टेड चीज़ों की, इनकम टैक्स के अंदर जो है वो अपनी डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर डिक्लेयर कर रहा होता है। तो ये रिकंसिलेशन वो बनाएगा और एक्सप्लेन करेगा कि 957 का मिलियन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा जी एक और देखें 111D की, एज पर सेल टैक्स रिटर्न यू हैव डिक्लेयर्ड मंथ वाइज डोमेस्टिक सेल्स एज अंडर, और एज पर इनकम टैक्स रिटर्न यू हैव डिक्लेयर्ड डोमेस्टिक लोकल सेल्स एज 1.2 बिलियन। ये आपका 245 मिलियन का फ़र्क है। तो वो कह रहा है मैं 111D1 में हिट करना चाह रहा हूँ। रिप्लाई उसकी क्या है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with that of the local sales reported in the monthly sale tax return is enclosed for your perusal, together with the reconciliation supporting documents in respect of reconciling items are also enclosed upon your perusal. You would surely appreciate that no action is called for. The sales were in aggregate 1.5 million and are clubbed included in the local sales shown under the head of goods purchased for retail। वो कहता है जी इसमें कुछ आइटम जो हैं वो मैं ट्रेडिंग की कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे एक और है जी, सप्रेस सेल्स अंडर सेक्शन 111D, डिफरेंस इन सेल प्रोसीड्स मेंशन इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वर्सेस इन द डिक्लेयर्ड अकाउंट्स। अच्छा जी जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स के अंदर उसने अगर सेल की फिगर डिफरेंट, अक्सर ये होता है कि हम उससे डिटेल्स मांगते हैं, डिटेल्स की फिगर कुछ और होती है, ऑडिटेड अकाउंट्स की कुछ और होती है। तो डिटेल के ऊपर अगर आप अपना केस बना देंगे वो आपका स्टैंड नहीं करता। तो वो कहता है जी अकाउंटेंट की मिस्टेक थी, आपने मुझसे 100 रुपीज़ की रिकंसिलेशन मांगी थी, गलती से उससे वो 105 की बन गई
ऑडिट अकाउंट्स मेरे 100 के हैं, तो आप वो कहते हैं ना जी आपके जवाब में आपने 105 की डिटेल बनाई है, तो उसके ऊपर कोर्ट स्टैंड नहीं करती कि जी ठीक है अकाउंटेंट से मिस्टेक भी हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल उस 105 की जो उसने कि सेल 100 की थी, उसने 105 की रिकंसिलेशन बना दी और साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे दिया। अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया तो फिर आप 105 पे स्टिक कर जाएंगे कि नहीं जनाब ऑडिट अकाउंट्स गलत है, ये 105 की तुमने गलती से डिटेल बना के दी और साथ में एविडेंस भी दे दिया, तो अब तुम्हारी सेलिंग 100 नहीं है 105 की है। एक दो एग्जांपल्स और हैं, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा 111 का फ्रेमवर्क अब डिस्कस कर लें। अच्छा जी, कभी आपने नोट किया है कि 111 ABCD बनाने की लॉजिक क्या थी? ABCD की लॉजिक क्या है? 111 जरा हाजी साहब रीड आउट कीजिएगा जल्दी से ABCD। Unexplained income or assets, where any amounts is credited in a personal books of account. ठीक है, A हो गया। B, a person has made any investment or is the owner of any money or valuable article. B हो गया आपका, ठीक। C, a person has incurred any expenditure. Right, expenditures D. Any person has concealed income or furnished inaccurate particulars of income, Including the suppression of any production, sales or any amount chargeable to tax, the suppression of any item of receipt liable to tax in whole or in part. अच्छा जी, ABCD की लॉजिक ये है कि अकाउंटेंसी के अंदर आपके 4 बेसिक अकाउंट टाइप्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। जब आप अकाउंटेंसी का बेसिक कोर्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी जो भी आपकी काउंटिंग एंट्री है वो इन 4 अकाउंट टाइप से बाहर नहीं जा सकती। इधर इट इज़ एन इनकम और इट्स एन एक्सपेंडिचर, या इट्स एन एसेट और अ लाइबिलिटी, इसके अलावा आपके पास अकाउंट टाइप कोई नहीं है। तो लॉ ने जब ये ABCD फ्रेम की है तो उनके जहन में यही 4 अकाउंट टाइप्स थी, इस वजह से ये ABCD बना है। और उसमें एक प्रॉब्लम है, वो नंबर 1, एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक ऑफ अकाउंट। तो ये किसको डील कर रहा है? अकाउंट टाइप क्या आपकी? लाइबिलिटीज। दूसरा आपका क्या है? अ पर्सन हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट और इज द ओनर ऑफ, ये आपका अकाउंट टाइप क्या है? एसेट। तीसरा आपका क्या है? अ पर्सन हैज इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर, ये अकाउंट टाइप आपकी Expense. और चौथी आपकी क्या है? इनकम। इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटी, इन 4 अकाउंट टाइप से ज़्यादा आपका कुछ होना नहीं है। तो ये एक बेसिक लॉजिक थी A, B, C और D के लिए, ऑन बेसिस ऑफ दोज अकाउंट टाइप्स जो उन्होंने लॉ ने फ्रेम किए। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें आती है, उसको हम देखते हैं। अब याद रखिएगा कि चूँकि इट्स अ डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम, तो जो आपके एसेट हैं वो भी डेबिट है और जो एक्सपेंडिचर है, जो लाइबिलिटी है वो आपकी क्रेडिट है और जो इनकम है वो भी आपकी क्रेडिट है। तो कई एंट्रीज ऐसी होंगी कि जिसके मतलब अभी आप श्योर नहीं है, लेकिन चूंकि अकाउंट टाइप्स के अंदर 2 डेबिट्स हैं और 2 क्रेडिट टाइप हैं, तो उसकी वजह से कई दफ़ा होता है कि ये इधर भी जा सकती है और वो उधर भी जा सकती है। एक बेसिक कन्फ्यूजन उसकी वजह से आता है। 2 अकाउंट टाइप्स हैं ना आपकी, जो डेबिट हैं, और 2 अकाउंट टाइप्स हैं जो क्रेडिट की हैं। तो कई दफ़ा चूँकि हम अननोन एंट्री को हिट कर रहे हैं, नॉट नोइंग कि जनाब ये बेसिकली एक्सपेंडिचर है या इनकम है, ये एसेट है या लाइबिलिटी है, तो उसकी वजह से आपके पास 2 रास्ते होते हैं कि जी इधर भी जा सकता हूँ और मैं इधर भी जा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हर चीज़ का एंड रिजल्ट किस पे पड़ रहा है? इन 4 अकाउंट टाइप्स का एंड रिजल्ट किस पे पड़ रहा है? दैट इज योर बॉटम लाइन, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज योर इनकम। आप एसेट में गड़बड़ कर रहे हैं, आप लाइबिलिटी में गड़बड़ कर रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर में या इनकम, एंड रिजल्ट किधर जाएगा आपका? जो एसेट्स आपने आउट ऑफ बुक क्रिएट किया है वो किसी इनकम की वजह से किया है ना। एक्सपेंडिचर भी जो आउट ऑफ बुक्स किया है वो किसी इनकम थी तो उससे वो एक्सपेंडिचर किए है ना। तो इन चारों एंट्रीज का एंड रिजल्ट किस पे पड़ रहा है? वो आपकी इनकम पे पड़ रहा है। लेकिन
हर चीज़ अगर हम इनकम में ले जाएंगे तो कई दफ़ा वो कहते हैं कि नहीं जी ए बी सी ये डी बना हुआ है तो आपने डायरेक्ट इसको वहाँ पे डाल के, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को तो ये डायरेक्टली हिट हो रही है ए में या बी में या सी में। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ बुक कोई एक्सपेंडिचर हिट किया है तो दैट कैन बी बुक्ड इन सी, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा एंगल ये भी ले सकता हूँ कि जनाब कहीं से कमाए थे तो ये पैसे दिए हैं ना, आउट ऑफ बुक एक्सपेंडिचर अगर आपने की है तो उसकी दो ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं कि जी पहले आपके पास यू आर ओनर ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, कहीं से वो पैसे थे आपके पास तो आपने एक्सपेंडिचर की है, या आपने कहीं से कमाए हैं तो वो दिए। तो मैं जी मैं डी में ले जाऊँ अपना, तो उस पर कोर्ट्स कहती नहीं कि जो डायरेक्ट आपका लिंक बन रहा है, जो विविडली क्लियरली आपको पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर है, तो फिर आप उसको सी में ही बुक करें, उसको डिस्टेंट रिलेशनशिप में ना लेके जाएं अपना। वरना मैं गलत नहीं कह रहा, अल्टीमेटली कहीं से पैसे या ओनर था बी में या वो डी में, आपने कहने के कहीं कमाए हैं तो एक्सपेंडिचर कमिट किया है ना उसने अपना। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशनशिप जहाँ पे एस्टेब्लिश होगा वहाँ पे हम उसी में उसको हिट करेंगे। अब इसको देखते हैं, एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक ऑफ अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत वर्ड। एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक ऑफ अकाउंट। इसमें दो चीज़ें हैं, कई चीज़ें अगर आप ये पकड़ लें कि जनाब ये उसकी लाइबिलिटी तो है लेकिन वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं पकड़ी, तो फिर क्या करेंगे? आपको एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, जिस तरह हम अपना ई स्टैंपिंग की जैसे प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि यू आर ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो उसकी बुक से नहीं हमें मिली, वो वाया थर्ड पार्टी हमें पता लगा। इसी तरह वाया थर्ड पार्टी कहीं से आपको पता लग गया कि जनाब ये एक आपकी अमाउंट बुक्स में क्रेडिट होनी चाहिए थी पर आपने क्रेडिट की नहीं, तो उसको क्या करेंगे? क्योंकि लॉ ने तो आपके पाँव बांध दिए। एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये वर्ड फिर हमें तंग करता है कि जी ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट से एंट्री पकड़ी नहीं गई तो फिर इसको लेके कहाँ जाएं? खैर इसको भी देखते हैं। तो एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लाइबिलिटी क्या है जी? द मनी दैट द कंपनी ओज टू अदर्स इंक्लूडिंग इक्विटी, ट्रेड क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, एक्रूड लाइबिलिटीज, कस्टमर डिपॉजिट्स, मॉर्गेजेस और लोन, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मोर अमाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड लेस इन योर, आपकी यहाँ पर एक ट्रेड क्रेडिट लाइबिलिटी आ रही है और यहाँ पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम है, जबकि एक्चुअली जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेस है, बैलेंस शीट में या वेल्थ स्टेटमेंट में आपका आपने कम दिखाई है। बुक्स में आपने पकड़ी कि जी 100 रुपीज़ है, बैलेंस शीट जब वो बनाता है तो वहाँ पे वो 70 डिक्लेयर कर देता है। बैलेंस शीट उठाई तो आपने देखा कि जी आउटस्टैंडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स लिखे हुए 100 रुपीज़, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स 30 जून को उसने लिखे 100 रुपीज़। जब बुक्स मंगवाई तो वहाँ पे टोटल निकला ट्रेड क्रेडिटर्स का 130, तो बैलेंस शीट बनाते वक्त वो 30 रुपीज़ ऑफ द रिकॉर्ड ले गया। तो अब आप कह रहे हैं कि जी वो 30 रुपीज़ से वो जो ट्रेड क्रेडिट आया वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड लाइबिलिटी है, ठीक है जी। इज इट क्लियर कि आपकी वो अमाउंट, एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ बुक्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर। अच्छा जी, बुक्स के अंदर आपकी ट्रेड क्रेडिटर्स की अपना लेजर होगा, लोन लेजर्स हैं, कैपिटल इक्विटी स्टेटमेंट्स हैं, बोगस सिक्योर्ड ऑफ लोन्स। ये एक रिवर्सल एंट्री है जो आपको ट्रेड क्रेडिटर से नहीं मिलेगी, इसको नोट कीजिएगा। और ये 99% हम ऑफिसर्स नहीं चेक करते। जो ट्रेड डेटर्स का लेजर है, हम हिट किसको कर रहे होते हैं? क्रेडिटर्स को, कि जी बोगस क्रेडिटर्स। अगर आपके डेटर्स हैं कुछ ड्यूरिंग द ईयर और वो ड्यूरिंग द ईयर आप कहते हैं कि जी मेरे आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेटर्स, यानी कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने थे वो 100 रुपीज़ थे और ड्यूरिंग द ईयर आपको पेमेंट आ गई और अब आप क्लोजिंग बैलेंस में कह रहे हैं कि जी 70 रह गए मेरे। तो एक तो तरीका ये होता है कंपनी का बोगस ट्रेड क्रेडिटर से वो कंपनी में कैश उसमें री इंट्रोड्यूस करते हैं। एक इस साइड से भी वो कंपनी में इंट्रोड्यूस कर देता है कि जब आप इसको वेरीफाई करें तो पता लगता है कि जो जिन पार्टियों से भी पैसे लेने थे उनमें से किसी ने भी पैसे
वापस नहीं किए, आपने खुद ही डायरेक्टर ने पैसे डाल दिए, आपको कैश की ज़रूरत थी, आपने 30 रुपीज़ डाल दिए और लिख दिया कि जी मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स जो आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ थे अब 70 रह गए। जब आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेंगे वो कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो अभी कोई बैलेंस पे ही नहीं किया, तो वी स्टिल ओ दिस कंपनी 100 रुपीज़। वो 30 रुपीज़ उसने खुद ही इंजेक्ट किए हैं कि कंपनी को कैश फ्लो की ज़रूरत थी, और चूंकि ये ट्रेड डेटर का लेजर है तो इस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए अमाउंट कौन सी आएगी, क्रेडिट एंट्री की 30 रुपीज़ की। तो एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सनस बुक ऑफ अकाउंट डिस्पाइट बीइंग कि वो ट्रेड डेटर एसेट साइड का लेजर है। जब उसको रिड्यूस करना है तो एंट्री कौन सी होगी, क्रेडिट एंट्री, कि आपने मिस्टर ए से 100 रुपीज़ लेने थे, ठीक है, वो आपका एसेट था डेबिट, आपने लिखा कि जनाब 30 रुपीज़ वहाँ से आ गया तो क्रेडिट एंट्री डाली, बट दैट क्रेडिट एंट्री वॉज बोगस। वो 30 रुपीज़ आपने खुद ही बिजनेस के अंदर डाल दिया और नाम वहाँ पे लिख दिया और आपको कह दिया कि जी मुझे ट्रेड डेटर से वो पेमेंट आ गई। तो दैट इज एनी अमाउंट इज क्रेडिट इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये भी यहाँ पर आपका अपार्ट फ्रॉम द बोगस क्रेडिटर जिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो आप अगर वेरिफिकेशन करें तो कई दफ़ा पता लगेगा कि पार्टियों ने पैसे नहीं दिए, इसने खुद ही बीच में डाल के पार्टी का नाम वहाँ पे लिख दिया अपना। अच्छा जी,